जादुई फेस क्रीम का जादू। एक गांव में ममता और राधा नाम की दो सास बहू रहती थी। दोनों ही बहुत अच्छी थी। दोनों ही आपस में बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती थी। लेकिन ममता का रंग थोड़ा काला था। उसका चेहरा ज्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन फिर भी ममता का पति रोहित और उसकी सास राधा दोनों ही उसे बड़ा प्यार करते थे और उसकी तारीफ भी किया करते थे। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। एक दिन रोहित अपनी पत्नी ममता से कहता है, ममता पानी लेकर आओ। ममता तुरंत पानी लेकर आती है। ये लीजिए पानी। ममता, हम शाम को बाहर जाएंगे, इसलिए तुम तैयार रहना। अरे लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम भूल गई क्या? हमने सोचा था कि हम शाम को शादी में जाएंगे और तुम पूछ रही हो कहाँ जाना है। अरे वो तो हमने सोचा था। अरे लेकिन कुछ नहीं। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी सासू माँ, और आप दोनों ही चले जाइए। अरे लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? नहीं जी, मैं नहीं चाहती कि आपको और सासू माँ को कोई भी परेशानी हो। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम सीधा सीधा बता क्यों नहीं देती हो? अरे मैं दिखने में कितनी बदसूरत हूँ। अगर मैं आपके साथ शादी में चली गई तो सब आपसे पूछेंगे कि ये कौन है, और आप बोलेंगे कि ये मेरी पत्नी है, और सब लोग आप पर ही हंसेंगे। उसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, नहीं तो आपकी बेइज्जती होगी। अरे तुम लोगों की बातों का परवाह क्यों करती हो? अगर मैं लोगों की बातों का परवाह करता तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? मेरी नजरों में तुम हमेशा बहुत सुंदर ही रहोगी। चलो अब बिना कुछ बोले तुम जल्दी से तैयार हो जाना, शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। यह बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है और यहाँ ममता अपनी पति की अच्छाई देखकर मुस्कुराती है। जैसा उन दोनों ने सोचा था, ठीक वैसे ही शाम को दोनों तैयार होकर शादी में जाते हैं। अगली सुबह राधा नींद में उठकर अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, हाय राम, ये घुटने का दर्द तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। लगता है आज तो बहू को बताकर हॉस्पिटल उसे लेकर जाना ही होगा। इस तरह अपने आप में बोलते हुए हॉल में आ जाती है। तभी कहीं से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर राधा कहती है, अरे मेरे घर में कौन रो रहा है? इस तरह सोचते हुए वह पूरे घर में ढूंढने लगती है। आखिर में रसोई में पहुंचती है। अरे बेटी ममता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? रोहित ने कुछ कहा है क्या? अपनी सास को वहाँ आता देखकर ममता अपने आँख के आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुराने लगती है। कुछ भी नहीं सासू माँ, मैं बस प्याज काट रही थी, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। ममता की बात सुनकर राधा बोली, बस अब तो झूठ बोलना बंद कर। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तू प्याज नहीं टमाटर काट रही है और तू मुझसे साफ साफ झूठ बोल रही है। अच्छा ये बता कि क्या बात है? तू रो क्यों रही है? माँ जी, मैं कल शादी में गई थी। वहाँ उनके पहचानने वालों ने हम दोनों को साथ में देखा, और फिर जब वह थोड़ी देर के लिए मेरे पास नहीं थे तो उन सब ने मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया, और इसलिए मैंने उन्हें पहले ही मना किया था कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। यह कहकर ममता रोने लगती है। अरे अगर किसी ने तुझे कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? यहाँ इस तरह से रोएगी क्या? क्या कहने वालों का तो मुंह बंद कर देगी? बोलने वालों का तो बस यही काम होता है, लोग बोलते ही रहते हैं। पर लोगों ने जो भी कुछ कहा वह सच ही तो कहा। मैं दिखने में कितनी बदसूरत हूँ और वह दिखने में कितने सुंदर। लोगों ने मेरी बेइज्जती सही तो की, इसमें क्या बुरा था? जो सच है वो तो सच ही रहेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसने कभी भी तुझसे इस तरीके से नहीं देखा और वो कुछ ऐसा नहीं मानता है, तो तू ऐसा क्यों मानती है कि तू बदसूरत है और तू किसी चीज के लायक नहीं है? तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह बोलकर राधा ममता को चुप करा देती है
ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। ममता भले ही बाहर किसी को कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मन ही मन अपने आप को देखकर हमेशा परेशान रहती थी कि तभी एक दिन राधा ममता के पास आके बोलती है, बेटी ममता जरा मैं बाहर जा रही हूँ, तू घर को अच्छे से देखना। यूं ही घर पर बैठे ही बैठे मेरा पैर सूज गया है, मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाती हूँ। यह कहकर राधा वहाँ से चली जाती है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा। यह आवाज सुनकर ममता कहती है, अरे लगता है कोई याचना करने के लिए आया है, पर घर पे तो सासू माँ भी नहीं है। ऐसा मुंह लेकर मैं दक्षिणा देने जाऊंगी तो पता नहीं स्वामी जी भी दक्षिणा लेंगे या नहीं। यह सोचकर ममता अपना चेहरा पल्लू से ढक लेती है और दरवाजे पर खड़े होकर स्वामी जी ममता को देखकर कहते हैं, बेटी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। अंदर आ जाइए स्वामी जी, आज हमारे घर पर ही खाना खाकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। ममता के इतना बोलते ही स्वामी जी अंदर आ जाते हैं। तभी ममता स्वामी जी के लिए खाना लाती है। तभी स्वामी जी बोलते हैं, बेटी मैं तुम्हें जब से देख रहा हूँ तब से तुमने अपने चेहरे पर पल्लू रख रखा है। बेटी मैं बिना तुम्हारा चेहरा देखे भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। अरे स्वामी जी ऐसा मत कहिए, मैं बहुत ही करूप हूँ, इसीलिए आपको चेहरा नहीं दिखाना चाहती हूँ। घर के अंदर बुलाकर खाना खिला रही हो, तुम्हारा मन इतना सुंदर है तो तुम्हारा चेहरा तो और सुंदर होगा। स्वामी जी की बात सुनते ही ममता ने अपने चेहरे से पल्लू हटा दिया। तब स्वामी ने भर पेट खाना खाया और वह बोले, बेटी मैं तेरी इस इच्छा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बता तुझे क्या चाहिए। मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर पाऊंगा। स्वामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा बेटी ये ले आशीर्वाद तू, और तेरा परिवार हमेशा खुश रहे। लेकिन तेरे चेहरे पर ये जो कालापन है मैं उसे भी दूर कर दूंगा। मैं तुझे एक फेस वॉश क्रीम देता हूँ, उसको रात को सोते समय अपने चेहरे पर लगा लेना। ऐसा बोलते ही स्वामी जी एक फेस क्रीम निकाल कर दे देते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, मैं आपका ये आभार कभी भी नहीं भूलूंगी। और उसके बाद स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं और उसी दिन ममता ने रात में फेस क्रीम लगाया और सो गई। अगले दिन उसने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो वह बहुत खूबसूरत दिखने लगी थी। ममता को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ममता को देखते ही रोहित और राधा दंग रह गए और राधा कहती है, अरे बेटी सुबह होते ही तेरा चेहरा कैसे बदल गया। फिर ममता स्वामी जी से हुई सारी बात रोहित और राधा को बताती है। इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और ममता की जिंदगी और खुशहाल हो जाती है। जादुई लिपस्टिक का जादू। एक बार की बात है, एक गांव में विवेक अपनी बेटी रुचि के साथ रहता था। विवेक की पत्नी कई सालों पहले एक बीमारी में गुजर गई थी, जिसके बाद रुचि को संभालने वाला कोई नहीं था। वह उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए विवेक ने दूसरी शादी कर ली, जिसका नाम कोमल था। कोमल बहुत ही कठोर दिल की थी। वह रुचि से बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करती थी, ना ही उसे अपनी बेटी समझती थी। लेकिन रुचि उसे हमेशा अपनी माँ की तरह मानती और उसकी हर बात सुनती। विवेक जब भी घर में होता तो कोमल उससे अच्छा व्यवहार करती। यह सब देखकर विवेक बहुत खुश हो जाता और अपने फैसले पे गर्व करता कि उसने अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी की और उसकी जिंदगी अच्छी बना दी। लेकिन विवेक को पता नहीं था कि कोमल कैसी औरत है। वह बिल्कुल भी रुचि पर रहम नहीं करती थी। विवेक अपना घर चलाने के लिए
बाजार में छोटी सी चाउमीन की रेडी लगाता था। उसकी चाउमीन कभी ज्यादा बिकती तो कभी कम, इसलिए उसके घर में पैसे ज्यादा नहीं हो पाते थे। सिर्फ उनके घर का खर्चा ही चल पाता था। ये सब देखकर कोमल बहुत गुस्सा हो जाया करती थी, क्योंकि कोमल को बहुत महंगी महंगी चीजों का शौक था, जो कि विवेक उसे नहीं दिला पाता था। इसलिए कई बार कोमल विवेक से लड़ने लगती थी और रुचि के पढ़ाई पर ज्यादा खर्चा ना हो, इसलिए कोमल ने रुचि का नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। उसे कभी वह स्कूल भेजती तो कभी नहीं भेजती, लेकिन रुचि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी टीचर हमेशा तारीफ किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन विवेक अपनी चाउमीन की रेडी लेकर बाजार में जाता है और वहाँ पर चाउमीन बनाने लगता है कि तभी उसका सिलेंडर फट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब यह बात रुचि और कोमल को पता लगती है तो कोमल को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वह कहती है, अच्छी बात है चला गया, पता नहीं कितने पैसे कमाता था, जो कि मेरा खर्चा भी नहीं चला पाता था। अब मैं इस घर में अकेले ही रहूंगी और सारे खर्चे अपनी मर्जी से चलाऊंगी और मैं फिर इस लड़की को बताऊंगी और मैं इस घर में राज करूंगी। लेकिन ये कलमुही तो मेरे साथ ही रह गई, इसे भी ले चला गया, बहुत अच्छा रहता, फिर तो मैं अकेले ही इस घर पे राज करती राज। लेकिन दूसरी तरफ रुचि अपने पिता की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह रोने लगती है। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या लिखा है, पहले मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और फिर उसके बाद मेरे पिताजी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं किसके लिए जीऊं? एक मेरी सौतेली माँ है, वो मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं है और मैं उन्हें अपनी माँ समझती हूँ। ये मेरा कैसा नसीब है, मुझे तो जिंदगी का कोई भी सुख नहीं मिल पाएगा। मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, पहले माँ फिर पिताजी मुझे सब छोड़ के चले जा चुके हैं। रुचि यह सब कह ही रही होती है कि कोमल वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, तेरा रोना धोना बंद हो गया है तो जाके मेरे लिए खाना लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आखिर कब तक अपने बाप के गम में पड़ी रहेगी, चलो यहाँ से। अरे माँ, अभी तो पिताजी को जाए हुए को दिन भी नहीं हुए और आप ये सब बातें कर रही हो, क्या आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती? आप इतनी बड़ी हो चुकी हो फिर भी आपके अंदर अकल नहीं है। यह सब सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, अरे तू भूल गई क्या, तेरा बाप मर चुका है और तू इस घर में अकेली ही है। अब मैं तुझे बताती हूँ, अब मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है और तू मुझे समझाएगी मेरे अंदर अकल है या नहीं। तुझे पता नहीं है मैं कितनी खतरनाक हूँ। उसके बाद कोमल रुचि को बहुत मारती है और उसे मार मार के घर के सारे काम करवाती है। देखा मुझसे जवान लड़ाने का नतीजा, अब मुझसे तो जवान लड़ाई हो। अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अगर तूने दोबारा ऐसी हिम्मत करी तो मैं तेरे हाथ पैर भी तोड़ दूंगी। रुचि की एक नानी भी थी। जब ये बात उसको पता चलती है कि रुचि के पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए रुचि की नानी रुचि को देखने उसके घर आती है। वह जैसे ही उनके घर आती है, रुचि उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और कोमल ये समझ जाती है कि यह रुचि के जरूर कोई रिश्तेदार है, तभी रुचि इतना खुश हो रही है। और उसके बाद कोमल कहती है, अरे रुचि, अपनी नानी को यहाँ पर बैठाओ और तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ, मैं भी तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कोमल जैसे ही चाय बनाने के लिए जाती है तो रुचि अपनी नानी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर उसकी नानी कहती है, अरे रुचि, मुझे पता है कि तेरे माता पिता अब नहीं रहे, अब यही तेरी एक माँ है जो तेरा ख्याल रखेगी और मुझे पता है कि वो तेरा अच्छा ख्याल रखती है, तो उसकी चिंता मत कर। अपने से बड़ों के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें नहीं किया करते। मुझे पता है कि कोमल बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, तो उसके बारे में ऐसी बातें मत कर। रुचि की नानी
रुचि की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और रुचि को कोमल की अच्छाइयों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कोमल अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। पता नहीं मेरी बातों का कोई भी यकीन क्यों नहीं करता। मैं सच ही तो बोल रही हूँ। वो मुझसे कभी भी प्यार से तो बात करती ही नहीं है, तो वो मुझे प्यार से क्या रखेंगी। और दूसरी तरफ कोमल रुचि की नानी के लिए चाय लेकर आती है। तब रुचि की नानी कहती है, अरे कोमल बेटी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन मैं यहीं पर रह जाऊँ। आखिर मुझे भी कुछ दिन रुचि के साथ रहना है। कई दिन हो चुके हैं उससे मिले हुए। अरे कोई बात नहीं, आप यहीं पर रहिए, हमें कौन सी दिक्कत है। आखिर हमारे घर में कितने लोग हैं, एक रुचि और मैं, और आप भी आ गई हूँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। रुचि को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे बेटी, तो रुचि का कितना अच्छा ख्याल रखती है। ऐसी सौतेली माँ तो कहीं भी किसी को नहीं मिलती है। पता नहीं रुचि तेरे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें क्यों कह रही थी। जरूर उसके दिमाग पे कोई असर पड़ा होगा, इसलिए वह ऐसी बातें कर रही थी। नानी की बात सुनकर कोमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रुचि के कमरे में जाती है और उसे खूब मारती है और उससे कहती है, अब तूने एक बार भी और हिम्मत की अपनी नानी से और कुछ कहने की तो मैं तुझे जिंदा ही जला दूंगी। फिर तो यहीं रही हो, समझी। माँ मुझे छोड़ दो, मैं अपनी नानी से अब कुछ भी नहीं कहूँगी आपके बारे में। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ, अब ये हुई ना मेरी वाली बात। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो इस कमरे में ही बैठे रही हो और जब चुप हो जाएगी तभी इस कमरे से निकलियो। और अपनी नानी को कुछ भी इस बारे में कहा तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी नानी को भी मारूंगी और तुझे भी। यह कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और रुचि भी उदास होकर घर के बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं। वह बाबा रुचि को रोते हुए देखते हैं तो बाबा को बहुत बुरा लगता है और वह रुचि से पूछते हैं, अरे बेटी, तुम तो कुछ ज्यादा ही दुखी हो। लगता है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मारा है? अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मारा है तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही मारा है, कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई की हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, इसलिए तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो और चुप हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे कोई माता पिता नहीं है इस दुनिया में। मेरे माता पिता मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए और मेरी एक सौतेली माँ है जो मुझ पे रोज अत्याचार करती रहती है। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे इस जैसे घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। मुझे हर काम करने के बाद भी पिटाई खानी पड़ती है। खाना तो मिलता नहीं, लेकिन भरपूर पिटाई जरूर मिल जाती है। ये कहाँ का प्यार है। रुचि की बातें सुनकर बाबा को सब समझ आ जाता है और वह रुचि से कहते हैं, अच्छा बेटी, ये बात है। अरे तुम इसकी भी चिंता मत करो, मेरे पास इसका हल है। बाबा अपने झोले में से एक लिपस्टिक निकाल के देते हैं और कहते हैं, बेटी, ये लिपस्टिक अपनी माँ को दे देना। वह जैसे ही ये लिपस्टिक लगाएंगी वह सबको सच बोलने लगेंगी, वो भी अपने मुंह से। फिर सबको सच का पता चल जाएगा और तुम भी इस जीवन से छुटकारा पा जाओगी। लेकिन जब तुम ये लिपस्टिक लगाओगी तो तुम जो भी कहोगी वो चीज तुम्हें आराम से मिल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे पता है कि तुमने अभी तक बहुत से दुख काटे हैं, अब तुम्हारे खुशियों के दिन आ गए हैं। अब जाओ और अपनी जिंदगी जियो। यह सुनकर रुचि बहुत खुश हो जाती है और वह लिपस्टिक लेकर अपने घर आती है। वह जैसे ही घर आती है तो वह देखती है कि उसकी नानी और उसकी माँ आपस में बातें कर रही होती हैं। यह देखकर रुचि अपनी माँ कोमल के पास जाती है और कहती है, माँ, मैं आपके लिए ये लिपस्टिक लाई हूँ। जरा ये लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर तो देखना, अच्छी लग रही है कि नहीं। यह देखकर उसकी नानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, देखो, मेरी बेटी तुमसे कितना प्यार करती है
आखिर तुम्हारे लिए ये लिपस्टिक लेकर आई है। लेकिन कोमल को उस पर शक होता है और वह मन में सोचती है, पता नहीं ये कोई लिपस्टिक है या फिर कुछ और। मैं इस पे इतना अत्याचार करती हूँ, फिर भी ये मेरे लिए लिपस्टिक लेके आई है। कहीं ये कुछ और तो नहीं? अरे नहीं नहीं, अभी मैंने इसको इतना मारा है तो ये कुछ और हरकत तो नहीं करेगी। अच्छा ला, मैं ये लगा ही लेती हूँ। उसके बाद कोमल ये लिपस्टिक लगा लेती है। कोमल की वह लिपस्टिक लगाते ही कोमल सारी बातें बताने लगती है जो जो उसने रुचि के साथ किया था। कोमल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसकी नानी को यकीन हो जाता है और उसकी नानी बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे कोमल, मैंने तुझे इतनी अच्छी लड़की समझा, लेकिन तूने तो मेरी रुचि की सारी जिंदगी ही बर्बाद करके रखी है। अब तो इस घर से निकल जा, ये जमीन भी मेरी है, मैंने अपने दामाद को दहेज में दी थी। अब तो इस घर में नहीं रह सकती है, चल निकल यहाँ से। जब लिपस्टिक का असर खत्म हो जाता है तो कोमल कहती है, अरे नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं इस घर में ही रहकर रुचि की देखभाल करूँगी। नहीं नहीं, तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी रुचि की वैसे भी आधी जिंदगी खराब कर चुकी है। अब मैं तुझे और मौके नहीं देना चाहती हूँ और तू इस घर में से निकल, नहीं तो मैं भी तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी। और उसके बाद कोमल को उस घर से निकाल दिया जाता है। यह सब देखकर रुचि बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी नानी से कहती है, नानी, आपको ये पता है यह एक जादुई लिपस्टिक है जो मुझे एक बाबा ने दी है, जिसकी मदद से आपको मेरी माँ की सच्चाई पता लग गई है। अब यह लिपस्टिक मैं लगाऊंगी, फिर देखना क्या होगा। और उसके बाद रुचि वह लिपस्टिक लगाती है और वह कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरा घर सुंदर और बहुत अच्छा बन जाए और बहुत सारे खाने का भी सामान आ जाए, ताकि मैं और मेरी नानी अपना पेट भर सके। रुचि के ये कहते ही उनका घर बहुत बड़ा बन जाता है और उनके सामने खाने की मेज आ जाती है, जहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाने रखे होते हैं और रुचि की नानी बहुत ही मजे से वह खाना खाती है। जिसके बाद रुचि की नानी रुचि के साथ ही रहने लगती है और रुचि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। अब रुचि की जिंदगी बहुत अच्छी हो चुकी थी। अब वह बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगी थी।